नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं माइक ऑन है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, 6 महीने चलेगा युद्ध। क्या ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला है? क्या ईरान ने तय कर लिया है कि वो ट्रंप को छका देंगे और अमेरिका को थका देंगे? ईरान का 6 महीने युद्ध प्लान क्या है जो ट्रंप को हरा सकता है, आज आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या ये तेल युद्ध जला देगा। ये तेल युद्ध है और इससे बड़ा युद्ध हो नहीं सकता है। और ये तेल युद्ध अब पूरी दुनिया को आग लगाने वाला है। तेल जलेगा तो कैसे दुनिया भर में नोट जलेंगे, पैसा जलेगा, आज इसकी बात करूंगी। इसी के साथ खमनई 2 पर ट्रंप का प्लान 2 क्या है, आपको यह बताऊं कि खमनई की मौत के बाद अब ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। लेकिन इस नए खमनई के साथ साथ अब ट्रंप ने नया प्लान भी बना लिया है। वो प्लान भी क्या है, आज आपको वो भी बताऊंगी। और इसी के साथ भारत में हल्ला बोल है। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। भारत में तो हल्ला बोल है, लेकिन पाकिस्तान में बज रहे ढोल है। आखिर ये ढोल की कहानी क्या है? कैसे पाकिस्तान में आम लोग अपनी टीम को सबक सिखा रहे हैं और भारत की तारीफ में कसीदे कर रहे हैं, आज आपको तस्वीर सीधे पाकिस्तान से दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो युद्ध से आ रही है और जो डराने वाली है। ये तस्वीर को आप गौर से देखिएगा। इजराइल ने कैसे व्हाइट फॉस्फोरस बम दागा है। क्या ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं युद्ध के मैदान में, क्या इजराइल ने वो हथियार इस्तेमाल कर लिया है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आसमान में, इसे पूरा दिखाइए जरा। आसमान में जो ये सफेद लकीरें देखते हैं आप, ये सफेद लकीरें, क्या वो व्हाइट फॉस्फोरस है? वो हमला जो आम आदमी को जला भी देगा और इस पूरे युद्ध को बदल भी देगा। ये तस्वीरें AI जेनरेटेड हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि ये व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला होता कैसे है। लेकिन आपको ये बता भी देती हूं कि ये व्हाइट फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस है क्या, इसका इतना खौफ क्यों है। आपको बताती हूं कि इस पूरे मामले में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर सफेद फॉस्फोरस बम दागा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर यह हमला किया है और गांव वालों को गांव छोड़ने की चेतावनी देने के बाद यह हमला किया है। व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला। यह होता क्या है? सफेद फॉस्फोरस 8 मार्च तक करीब 400 लोग मारे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 83 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं। सफेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गैर कानूनी है। यह ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद जल उठता है। सफेद फॉस्फोरस जिस इमारत पर गिरे, किसी भी इमारत पर गिरे, तो उसमें आग लग सकती है। और अगर इंसान इसकी चपेट में आए, इसे गौर से सुनिए, अगर इंसान इसकी चपेट में आएगा तो उसकी मांस और हड्डियां तक जलकर खाक हो जाएंगी। इतना खतरनाक है। और अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान पर यह व्हाइट फॉस्फोरस वाला हमला कर रहा है। मैं आपको जरा यह भी बताऊं कि वहां ईरान में एसिड रेन वाला हमला भी हो रहा है। एसिड रेन का हमला क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले जरा आपको यह बता देती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रुबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जरा जल्दी से पूछ लेती हूं कि क्या व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल ऐसे युद्ध में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से आरोप लग रहे हैं इजराइल पर कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि सही नहीं है। टेक्निकली व्हाइट फॉस्फोरस जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है उसमें इसका नाम नहीं दर्ज है कि इसको प्रोहिबिट है, बैंड है जंग में इस्तेमाल। परंतु यह है कि जहां भी अगर जंग में इस्तेमाल हो, इसको बहुत केयरफुली इस्तेमाल होना होता है। यह एक कन्वेंशन है और इसका इस्तेमाल वैसे और उन इलाकों में होना चाहिए जहां सिविलियंस ना हो या सिविलियंस तक इसका इंपैक्ट ना पहुंचे। जंग में अगर इजराइल ने या कोई भी इस्तेमाल करता है, इसको इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने में, धुआं, क्योंकि आग जलती है, इंटेंसिवली जलती है, हवा में जलनी शुरू हो जाती है, तो इतना धुआं उठता है कि स्मोक स्क्रीन हो जाती है कि दूसरे को आर या पार नहीं दिखता। तो रुबिंदर जी जो बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए जहां पर कोई आबादी ना हो,
ये कहा गया कि इजराइल ने चेतावनी दी थी कि हमला होने वाला है, गांव खाली कराया गया, लेकिन तब भी इससे बर्बादी हुई क्योंकि इससे बुरी तरह मांस जल जाता है। आपको एक तस्वीर दिखा रही हूं, तेहरान कैसे इस वक्त गैस चेंबर बन गया है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये सुबह की तस्वीर है, आपको बता दूं, लेकिन सुबह की तस्वीर में भी कैसे, पूरा दिखाइए इसे, सुबह की तस्वीर में भी कैसे गैस चेंबर बन गया तेहरान, क्योंकि यहां पर धुएं का गुबार ऐसा है और कहा जा रहा है फास्फोरस बम गिराया गया। यह भी कहा जा रहा है कि यहां एसिड रेन वाला हमला किया गया और उसी के चलते सुबह में भी पूरी तरह धुएं में, और अगर मैं कहूं कि क्या ये फास्फोरस बम के कण हैं जिनसे ये पूरी तरह ढका हुआ है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। एसिड रेन वाला हमला तेहरान पर हुआ। अब एसिड रेन क्या है? देखिए, मैंने आपको फास्फोरस बम के बारे में बताया, अब मैं आपको एसिड रेन के बारे में बताने जा रही हूं, क्योंकि जहां जहां ये हमला होगा कुछ इसी तरह से ये जो सफेद कण आप देख रहे हैं पूरी तरह बर्फ की तरह ढका हुआ नजर आएगा, लेकिन ये बर्फ नहीं है, ये एसिड रेन है जो इंसान को जला देती है। और उसी की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जरा जल्दी से देखिए कि कैसे ये घातक हमले इस वक्त तेहरान पर हो रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सुबह रोशनी वाली नहीं बल्कि काली काली हुई। आसमान में काले धुएं की मोटी चादर। बताया जा रहा है कि ऐसी बूंदें बरस रही हैं जिससे लोगों के सिर में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी और इजराइल की बमबारी के बाद यहाँ एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, फारसी भाषा में ये रिपोर्टर बता रहा है कि कैसे तेल के डिपो में आग लगी है। आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में आग कितने भीषण तरीके से दहक रही है। आसपास इमारतें हैं, लोग सड़कों पर दिख रहे हैं। शनिवार रविवार की रात इजराइल के एयर स्ट्राइक से तेहरान के पास तेल डिपो तबाह हो गए, विस्फोट हुए और आग ही आग फैल गई। आग की लपटें कई मीटर ऊंची हैं और इन पर काबू पाने में खासी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों और वीडियो फुटेज से पता चल रहा है कि आग के गोले शहर की सड़कों तक फैल गए। इस आग और धुएं ने तेहरान का आसमान काला कर दिया। बारिश की तरह बूंदें गिरने लगी, लेकिन ये सब काली हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बूंदें तेल की हैं। इस घटना से तेहरान के लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये बारिश जहरीली हो सकती है। कहा जा रहा है कि धुएं के बादल से तेल की बूंदें हाइड्रोकार्बन की शक्ल में बरस रही हैं। इसे हाइड्रोकार्बन की एसिड रेन बताया। यहाँ हवा में सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी खतरा बढ़ गया है। बेहद छोटे PM 2.5 कण हवा में तैर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेहरे और शरीर पर जलन हो सकती है, आंखों को नुकसान हो सकता है, फेफड़ों को नुकसान होने का खतरा है, पीने का पानी भी प्रदूषित हो सकता है। Today it was rainy and those rains caused the fall of hydrocarbons and the cars were damaged because of the smoke and the particles of hydrocarbons. ईरान ने इसे उसके खिलाफ केमिकल युद्ध बताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने एक्स पर लिखा है, ईरान के ऊर्जा ढांचे पर जानबूझकर किए गए हमलों के साथ अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ छेड़ा गया आपराधिक युद्ध एक खतरनाक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ईंधन भंडारण सुविधाओं पर किए गए ये हमले ईरानी नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर किए गए रासायनिक युद्ध से कम नहीं है। तेल डिपो को निशाना बनाकर हमलावर खतरनाक और विषैले पदार्थों को हवा में फैला रहे हैं। इससे आम नागरिक जहर का शिकार हो रहे हैं, पर्यावरण तबाह हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। इसके परिणाम ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ये हमले युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार है। तेहरान शहर की आबादी करीब 1 करोड़ है। यहाँ लोगों को मास्क पहनने की चेतावनी जारी की गई है, घर में रहने की सलाह दी गई है। डर ये है कि ये हवा दूसरे इलाकों में भी फैल सकती है। जानकारों का मानना है कि खतरा। अब आपको ये बताती हूं कि कैसे ईरान में अब एक नया नेता आ गया है। खमनई 2 की हम बात कर रहे हैं। मोस्ताबा को नया सुप्रीम लीडर ईरान ने घोषित कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। जो नए नेता अब ईरान में सत्ता पर काबिज हो गए हैं, मोस्ताबा खोमनई, अब क्या इनके आने के बाद इस युद्ध में परिवर्तन होने वाला है? ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि इनके लिए ट्रंप पहले ही कह चुके हैं हमें मंजूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर मोस्ताबा को कमान सौंप दी गई है।
ऐसे में इसके बाद तस्वीर क्या बदलेगी और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी क्या है, यह आपको बताती हूं। सबसे पहले आपको बताऊं कि मोस्तफा सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं और इसी के साथ कई बैठकों के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यह फैसला लिया कि इन्हें नया ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। यह मौलवियों का ग्रुप है जो सुप्रीम लीडर को चुनता है। अब ईरानी स्टेट टीवी ने नाम की औपचारिक घोषणा की, यह ऐलान सबको टीवी पर दिखाया गया। इजराइल की धमकियों के बीच पद संभाल रहे हैं मोस्तफा, यानी इजराइल बार बार कह रहा है हमें यह मंजूर नहीं है, लेकिन पद संभाल लिया है। मजबूत वोटों के आधार पर मोस्तफा को चुना है, यह भी उस असेंबली ने कहा जो कि सुप्रीम लीडर चुनती है। असेंबली ने देश से मोस्तफा के साथ जुड़ने की अपील की है। अब इस अपील के साथ साथ IRGC जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने भी मोस्तफा खमनेई के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। मोस्तफा के आदेशों का पालन करेंगे, लागू कराएंगे, यह कहा जा रहा है IRGC द्वारा, यानी कि अब ये सुप्रीम लीडर होंगे और इन्हीं की कमान हम भी सुनेंगे। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब नए सुप्रीम लीडर ईरान को मिल गए हैं। शक्ति और सम्मान के एक नए युग की शुरुआत हो रही है, ये कह रहे हैं ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन, यानी नया युग खमनई 2 के साथ। अब आपको दिखाती हूं कि इनके आने के बाद कैसे वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये ईरान की तस्वीरें हैं। नया सुप्रीम लीडर मिला और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। अल्लाहु अकबर। अब ये ईरान में खमनई, मोस्तफा खमनई के सुप्रीम लीडर बनाए जाने के बाद की तस्वीरें हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लोग सड़कों पर उतरे वो नारे क्या लगा रहे हैं? वो नारे लगा रहे हैं खमनई जिंदा है, युवा खमनई फिर से हमारे बीच आ गए हैं। ये नारेबाजी वहां पर हो रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए। खमनई की तस्वीरों के साथ ये सड़क पर उतरे और इन्होंने कहा कि खमनई फिर आ गए हैं, खमनई फिर जिंदा हो गए हैं। और खमनई को फिर जिंदा करने के बाद अब आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका में प्रतिक्रिया क्या होगी। आपको जरा बता देती हूं कि मोस्तफा खमनई को किस तरह से ईरान में देखा जाता है। मोस्तफा ही अली खमनई की आंख, नाक और कान माने जाते थे। मोस्तफा का बचपन क्रांति के दौर में बीता। 17 साल की उम्र में ईरान इराक जंग में वो वॉलंटियर के रूप में गए। राजनीतिक भूमिका हमेशा से काफी प्रभावशाली रही। मोस्तफा ने कोई औपचारिक सरकारी पद कभी संभाला नहीं है, वो ना ही कोई चुनाव लड़े हैं, ना कोई बड़ा सरकारी पद कभी लिया है। लेकिन ईरान में वो पर्दे के पीछे से बहुत ताकतवर हमेशा से माने गए। अली खमनई के ऑफिस में मुख्य सलाहकार वही रहे। अब पिता के ऑफिस में वो एक गेटकीपर की तरह काम करते थे, और मैं गेटकीपर इसलिए कहती हूं क्योंकि पिता तक पहुंचने वाले लोगों और फैसलों को इन्होंने ही कंट्रोल किया। सुरक्षा, खुफिया और धार्मिक संस्थानों पर इनका गहरा प्रभाव शुरू से रहा है और इसीलिए नाम पर मोहर लगना भी आसान रहा। और इजराइल पहले ही साफ कर चुके थे कि जूनियर खमनई मोस्तफा उन्हें स्वीकार नहीं है। दोनों को लगता था अगर मोस्तफा सुप्रीम लीडर बने तो तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि ईरान ने ट्रंप और इजराइल की धमकियों के बाद भी मोस्तफा के नाम का ऐलान कर बता दिया कि न तो अमेरिका इजराइल से डरेंगे और न ही बात सुनेंगे। ईरान के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, देखते हैं क्या होता है। वो इस पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर सही समय पर फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि हर चीज को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। उधर अमेरिकी सेनेटर्स ने भी मोस्तफा की नियुक्ति को लेकर जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि मोस्तफा को सुप्रीम लीडर चुना जाना ईरान में वो बदलाव नहीं जिसकी उम्मीद अमेरिका कर रहा था। ऐसे में क्या ये अमेरिका के लिए बड़ी हार है? इजराइल भी कह चुका था कि जो भी वहां सुप्रीम लीडर बनेगा वो इजराइल के टारगेट पर होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर मोस्तफा पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्या खमनई के बाद अब खमनई 2 अगला टारगेट होंगे? और इस बीच में आपको बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि मोस्तफा खमनई ने कमान संभाल ली है तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर से ट्रंप नाराज हैं। अमेरिकी मीडिया से ट्रंप ने कहा, मैं खुश नहीं हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था सुप्रीम लीडर चुनने से पहले ईरान को हमसे मंजूरी लेनी होगी,
लेकिन यहां मंजूरी नहीं ली गई। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप नाराज है। अगर उसे हमसे मंजूरी नहीं मिली तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब जरा मुझे एक बार मुस्तफा खमेनी की तस्वीरें भी चलाइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने का मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि हमसे मंजूरी लेनी होगी, अगर हमसे मंजूरी नहीं मिली तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा मुस्तफा। अब इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको पहले भी दिखाया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या तय करेंगे कि अमेरिका में सुप्रीम लीडर क्या होगा। अमेरिका का उद्देश्य यही था कि वहां की लीडरशिप खत्म की जाए, लेकिन खमेनी का ही बेटा फिर से सुप्रीम लीडर बन जाए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो ईरान में उतरकर एक ग्राउंड ऑपरेशन करे। वो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चर्चाएं तो आपने सुनी है, लेकिन आज आपको ये बताती हूं कि ट्रंप का जो मिशन बूट्स ऑन ग्राउंड में क्या क्या आ रहा है, वो करना क्या चाह रहे हैं। पहली चीज जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, परमाणु ठिकानों को तबाह करना उनका सबसे बड़ा मकसद है। इसको लेकर वो पहले भी ईरान पर स्ट्राइक कर चुके हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसी के साथ जो दूसरा उद्देश्य है वो है ईरान की सत्ता को उखाड़ने के लिए जमीनी जंग। अब जमीनी जंग का मतलब यानी अपनी सेना को जमीन पर उतारे। ईरान कह चुका है ऐसा करिएगा मत, क्योंकि यह आपके लिए बहुत घातक होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जमीन पर उतरने को लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरा विकल्प, ईरान के तेल पर कंट्रोल चाहते हैं ट्रंप, ये भी वो करना चाहते हैं। ये कैसे होगा मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए भी अमेरिकी सेना काम कर रही है। और चौथा उद्देश्य, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहता है अमेरिका। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर कब्जा हो गया तो तेल का जो व्यापार है उस पर कब्जा हो गया। कोई भी जहाज जाएगा आएगा वो अमेरिका तय करेगा, ना कि ईरान। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा की भी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 उद्देश्य क्या हैं। अब आपको ये भी बताऊं कि एक बड़ा प्लान जो अमेरिका ने तैयार कर लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है। खार्ग आइलैंड प्लान क्या है? अमेरिका ईरान के लगभग 90% तेल एक्सपोर्ट्स का ये चेक पॉइंट है खार्ग आइलैंड, यानी यहीं से तेल निकलता है। तेल की क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी यही मानी जाती है। अब खबर यह है कि अमेरिकी अधिकारी एक प्लान पर काम कर रहे हैं। प्लान क्या है? प्रपोजल पर ट्रंप मुहर लगा सकते हैं तो ग्राउंड एक्शन होगा। ग्राउंड एक्शन किस लिए होगा? युद्ध के अगले फेज में यूएस मिलिट्री इसी खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकती है। अब क्यों बार बार ग्राउंड बूट्स ऑन ग्राउंड की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं? क्योंकि अगर इस खार्ग आइलैंड पे उन्हें कब्जा करना है तो उन्हें सेना ईरान भेजनी होगी। अगर अमेरिका मिलिट्री कब्जा इस पर चाहता है, कहा जा रहा है कि खार्ग तो बस शुरुआती कदम, एक बार इस पर कब्जा हो गया तो अमेरिका इसके आगे बढ़ेगा, वो यही नहीं रुकने वाला। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और हॉर्मुज पर भी उसकी नजर है, ये मैंने आपको बताया भी। 4 उद्देश्य बड़े क्लियर हैं और इन चारों को हासिल करना चाहता है अमेरिका, और इसीलिए बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि सेना को ईरान के अंदर भेजना जरूरी है और इस पर काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जरा देखिए जल्दी से ये रिपोर्ट। ईरान में आसमान से बारूद बरस रहा है, समंदर से मिसाइलें दागी जा रही, तबाही का सायरन बज रहा है। लेकिन अब अमेरिका एक कदम आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है इन हमलों से वो कामयाबी नहीं मिल रही जो उम्मीद थी। सवाल है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सबसे खौफनाक कदम उठाने जा रही है। सवाल है क्या अमेरिका इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बड़ा एक्शन करने का प्लान बना रहे हैं? क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ट्रंप अब अपना कब्जा चाहते हैं? क्या ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के दी एंड के लिए अमेरिका ऑपरेशन एन लॉन्च करने वाला है? संकेत मिल रहे हैं कि अब बात सिर्फ दूर से वार करने की नहीं रही। अब अमेरिका ईरान की जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिसके संकेत ट्रंप ने पहले ही दे दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 10,000 किलोग्राम एनरिच्ड यानी संवर्धित यूरेनियम है।
इसमें 450 किलो 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। एक्सपर्ट्स का कहना है इस यूरेनियम को कुछ ही हफ्तों में 90% वेपन ग्रेड स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी स्तर होता है। अनुमान के लिए अगर पूरा स्टॉक 90% तक समृद्ध हो जाए तो इससे 11 परमाणु बम बनाने लायक मटेरियल तैयार हो जाएगा। और यही वजह है कि ट्रंप अब बड़ा एक्शन करने के मूड में है। ईरान की जमीन पर ग्राउंड फोर्सेस उतारने को सोच रहे हैं। बताया जाता है कि ईरान का यूरेनियम कई परमाणु ठिकानों में रखा गया है। सबसे बड़ा हिस्सा ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने इस्फहान परमाणु केंद्र की भूमिगत सुरंगों में मौजूद बताया जाता है। इसके अलावा फोर्डो नेतांज में भी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है। फोर्डो पहाड़ों की गहराई में मौजूद है और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। इन सभी ठिकानों को बहुत सुरक्षित बनाया गया है, जिससे इन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। लेकिन अब ईरान की यही न्यूक्लियर योजना अमेरिका इजराइल के टारगेट पर है और ये कैसे होगा इसे भी समझना जरूरी है। अमेरिका की रणनीति में एक विकल्प यह है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को सीधे ईरान भेजा जाए। ये कमांडो यूनिट अंडरग्राउंड ठिकानों तक पहुंचकर यूरेनियम पर फिजिकल कंट्रोल हासिल करे। इस सैन्य ऑपरेशन में सैन्य कमांडोज के साथ परमाणु वैज्ञानिकों की टीम भी शामिल हो सकती है, जिनका काम होगा यूरेनियम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही व्हाइट हाउस में कई विकल्पों पर विचार किया गया, जिससे ये ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल था। अब सवाल ये कि ये मिशन कब शुरू हो सकता है, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती है यूरेनियम की सटीक जगह तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अब कई ठिकाने सुरंगों और मलबों के नीचे दब चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन कर ईरान के न्यूक्लियर इरादों और उनकी न्यूक्लियर ठिकानों पर अपना कब्जा चाहते हैं। सीधे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार है। वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि क्या अपनी सेना को वो ईरान में भेज पाए और उसके लिए एक कारण बता पाए। मैं बता दूं कि युद्ध के बीच लेबनान पर इजराइल ने फिर से हमला किया। लेबनान के बेरूत शहर पर इजरायली हमले हुए। हमले के बाद रिहायशी इलाके में धुआं उठा है। अब रिहायशी इलाकों में मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि जो फास्फोरस बम गिराने की बात हो रही है वो लेबनान में ही की गई। अगर इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है लेबनान में, और अब देखिए फिर से लेबनान में हमला हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं।